स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10th की चर्चा कर रहे थे, जिसमें भौतिक विज्ञान के संपूर्ण पाठ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप इस क्लास का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख लें, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी दिखाई दे रही है उसे भी बजा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 से देखेंगे। क्वेश्चन 10 तक हो चुकी थी पिछले सेशन में। क्वेश्चन 11, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे I या C से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा की परिभाषा से सूत्र भी निकलता है आवेश बटा समय, अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। हम लोग विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं और समय को T से। यहाँ एक फार्मूला भी निकल जाता है I बराबर Q/T। क्वेश्चन 12, विद्युत ऊर्जा क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। विद्युत ऊर्जा क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। तो विद्युत ऊर्जा जानने से पहले हमें ऊर्जा के विषय में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना ऊर्जा के ज्ञान के हम विद्युत ऊर्जा को नहीं समझ सकते हैं। तो ऊर्जा कहते किसे हैं? तो किसी कार्य करने के लिए शक्ति अर्थात क्षमता का प्रयोग किया जाता है। इसी क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्य करने के लिए शक्ति अर्थात क्षमता का प्रयोग किया जाता है, इसी क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कोई पदार्थ नहीं है, अपितु पदार्थों में पाया जाने वाला गुण है। इस गुण का स्थानांतरण व रूपांतरण किया जा सकता है। इसे केवल अदृश्य शक्ति के रूप में माना जाता है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। यही ऊर्जा थी। अब विद्युतीय ऊर्जा की चर्चा कर रहे हैं। जो ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से युक्त होती है, जो ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से युक्त होती है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जो ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से युक्त होती है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है और यह स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कूलम्ब बल के कारण आवेशित कणों के मध्य जुड़ जाती है। फिर से देखेंगे। जो ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से युक्त होती है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यह स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कूलम्ब बल के कारण आवेशित कणों के मध्य जुड़ जाती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। यह इकाई को हम व्यावसायिक मात्रक भी कहते हैं, व्यावसायिक इकाई भी कहते हैं। किलोवाट घंटा आपसे पूछता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा। अगर आपसे पूछे विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, तो जूल। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और व्यावसायिक मात्रक को किलोवाट घंटा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति क्या है? किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा विद्युत कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा विद्युत कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और इसे P से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पियर क्या है?
एग्जाम में पूछता है 1 एम्पियर की परिभाषा दे, तो ध्यान देंगे, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। फिर से देखेंगे, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और डिस्ट धारा डायनेमो में अंतर लिखें। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट AC कहते हैं और डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट DC कहते हैं। उसका अंतर लिखना है। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में आर्मेचर की कुंडली 2 सर्पी सतहों से जुड़े होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में आर्मेचर की कुंडली 2 सर्पी सतहों से जुड़े होते हैं, जबकि डिस्ट धारा डायनेमो के आर्मेचर एक विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। दूसरा अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा आवर्त रूप से बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा आवर्त रूप से बदलती हुई दिशाओं में चलती है, आवर्त रूप से, जबकि डिस्ट धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा सीधी दिशाओं में चलती है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा आवर्त रूप में बदलती हुई दिशा में चलती है, जबकि डिस्ट धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा सीधी दिशाओं में चलती है। हम लोग डायग्राम भी देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं और डिस्ट धारा के डायग्राम ऐसे बनाते हैं। तो ये हो गया आवर्त रूप से, देख सकते हैं दिशा बदल रही है, मगर डायरेक्ट करंट है जो सीधी रेखा में चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ बताएं। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ बताएं। तो प्रत्यावर्ती धारा के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा बड़े बड़े यंत्र चलाए जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े उपकरण हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से ही चलाते हैं। दूसरा अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। विद्युत वाहक बल की चर्चा हम लोग अगले क्लास जब 10th पास करेंगे तो हम लोग 12th में फिर से इसको पढ़ेंगे, उसमें विद्युत वाहक बल को विस्तार पूर्वक देखेंगे। यहाँ मगर दूसरा अंतर क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दूर दूर तक भेज सकते हैं, मगर डायरेक्ट करंट DC को हम लोग दूर तक नहीं भेज सकते हैं। कभी बैटरी के करंट को हम लोग इस किसी मोहल्ला में एक जगह बैटरी रख के पूरा मोहल्ले वाले के यहाँ बिजली पहुँचाते हैं, नहीं, मगर यही अगर प्रत्यावर्ती धारा है तो कहाँ से कहाँ तक सप्लाई जाती है, बहुत दूर तक जाती है। इसलिए ये बात ध्यान देंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। यह लाभ है और बहुत बड़ा लाभ है। तीसरा लाभ, प्रत्यावर्ती धारा, ये आपकी हानि हो जाएगी, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भू संपर्क तार के क्या कार्य हैं? भू संपर्क तार के क्या कार्य हैं? तो जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है तो भू तार के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण बर्बाद होने से बच जाते हैं तथा घरों में आग नहीं लगती है। इसी तार को भू संपर्क तार कहते हैं। फिर से देखें, जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है तो भू तार के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण बर्बाद होने से बच जाते हैं तथा घरों में आग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं?
वैसे पदार्थ जो इस्पात, लोहा, निकेल को अपनी ओर खींचे उसे चुंबक कहते हैं। कुछ लिखने में मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, इस गौर नहीं करेंगे, हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। इसकी पीडीएफ सुधार कर आप लोग को मिल जाएगी। तो वैसे पदार्थ जो इस्पात, लोहा और निकेल को अपनी ओर खींचे उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक की यह खूबी होती है कि यदि उसे धागा से बांधकर लटका दिया जाए तो उसका एक एक सिरा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुक जाती है। यही सबसे बड़ी खूबी चुंबक की है। अगर हम उसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर रुक जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर लिखें। अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर लिखें। यहाँ अस्थायी चुंबक कहने का मतलब हो रहा है क्या? अस्थायी चुंबक का मतलब हो गया, ठीक है। विद्युत चुंबक कहने का मतलब समझे। विद्युत चुंबक को हम लोग अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखें। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे उत्तर को भी। अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है विद्युत चुंबक, देख सकते हैं विद्युत चुंबक कहने का मतलब क्या? अस्थायी चुंबक। यहाँ कह रहा ना विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, जबकि क्षर चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक को हम लोग क्षर चुंबक भी कहते हैं। तो पहला अंतर से आप लोगों को क्लियर हो जाया होगा कि विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, जबकि क्षर चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। दूसरा अंतर, अस्थायी चुंबक प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, माने मजबूत चुंबकीय बल लगा सकता है, जबकि अस्थायी चुंबक का आकर्षण बल कमजोर होता है। विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। आप लोग पंखा में जो लगा हो रहा था कॉइल, देखते हैं कॉइल में जो फेरों की संख्या होती है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी शक्ति अधिक होगी। तो इसलिए विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जबकि अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है। क्वेश्चन 20, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। तो कहता है समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत तथा सतह के क्षेत्र के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत तथा सतह क्षेत्र के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। इसका एसआई मात्रक वेबर होता है और इसे फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या है? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका उत्तर देखते हैं। चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। अचुंबकीय पदार्थ को देखते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबड़, कागज, लकड़ी और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ कोई भी कण न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में कोई कण नहीं मिलती है और जब कण नहीं मिलती है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। अब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण ही अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो जब सूर्य धरती के क्षितिज के समीप रहता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश के वर्णों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जब सूर्य धरती के क्षितिज के समीप रहती है, मतलब सुबह के समय या शाम के समय, तो उससे निकलने वाली प्रकाश के वर्णों को अधिक दूरी, सुबह और शाम के समय हम लोग से सूर्य अधिक दूरी पर रहते हैं,
इसलिए उसके प्रकाश को वर्णों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के वर्ण का प्रकीर्णन हो जाता है, किंतु लाल वर्ण का प्रकीर्णन कम होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? तो कहता है कोलॉइड विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलॉइड विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। कभी कभी हम लोग अपने घरों में देखते हो कि दोपहर के समय एक सीधी प्रकाश आ रही है, वही देखे उसमें छोटे छोटे धूलकण भी दिखाई देते हैं। तो टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो वायुमंडल का घनत्व भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वायुमंडल का घनत्व भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के समीप वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक और पृथ्वी के ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व घटते जाता है। जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, वायुमंडल का घनत्व भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के समीप वाले वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व घटते जाता है। जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आप लोग कुल 25 क्वेश्चन देखें। 25 क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे और इसे याद कर लेंगे। PDF के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उससे आप ले सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।